नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो लूसेंट की सीरीज़ है वो हम जारी रखेंगे और जो इसकी सेकंड क्लास है उसमें हम जियोग्राफी को कवर करेंगे। देखिए, काफ़ी बड़े बड़े यूनिट है लूसेंट में। हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा पोर्शन है, ज्योग्राफी का भी काफ़ी बड़ा पोर्शन है। तो सारी क्लासेज जो हैं वो एक ही वीडियो क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए हम हर एक यूनिट से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। आज हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, इसके क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले जो क्लास थी वो हिस्ट्री की क्लास थी। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आपको टाइम हो वो वाली क्लास, पहली जो क्लास है लूसेंट सीरीज़ की, उसको भी देख लें एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो भी मैं बता दूं। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी वो पॉलिटी होगी, यानी कि जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ग्रुप सी लेवल में, उसके अकॉर्डिंग हम उस यूनिट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए इसमें पूछा गया है कि हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि जो फादर ऑफ ज्योग्राफी है या भूगोल के जनक किसे माना जाता है, पूछा गया है। मार्टिन बेहम, हिकेटियस, स्ट्रॉबो या फिर मेंटर। तो किसे जाना जाता है? हिकेटियस को। हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है। देखिए, हिकेटियस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ। हिकेटियस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जस्ट पीरियोडस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन। देखिए, इसी बुक में जो पहला ज्योग्राफिकल टर्म या फिर एलिमेंट है इसके बारे में जानकारी मिलती है और इसका वर्णन इसी बुक में किया गया है। तो अगर कभी पूछा जाए कि जो पहला ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स है इसकी जानकारी किस बुक में मिलती है, तो जस्ट पीरियोडस में मिलती है, जो कि हिकेटियस ने लिखा था। और हिकेटियस को ही फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है। इसके अलावा देखिए, मार्टिन बेहम की बात करें तो ये कौन थे? विश्व ग्लोब निर्माता। जो ग्लोब आपने देखा होगा, इसका निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बेहम। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा स्ट्रॉबो स्ट्रॉबो की बात करें तो स्ट्रॉबो कौन थे? भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार। जो भौगोलिक विश्वकोश है इसका रचनाकार किसे माना जाता है? स्ट्रॉबो को। स्ट्रॉबो के बाद मेंडर की बात करें तो मेंडर कौन था? देखिए, मेंडर की बात करें तो विश्व मानचित्र का जो निर्माण करता माना जाता है, यानी कि जिसने वर्ल्ड का मैप बनाया, वो मेंडर को माना जाता है। तो ये चारों चीज़ें याद रखिएगा। हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी, स्ट्रॉबो को भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार, मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता, और जो मेंडर है वो मैप यानी कि विश्व का जो मानचित्र है उसका निर्माण करता माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव द बिग बैंग थ्योरी। अब देखिए, बिग बैंग थ्योरी आपने सुना भी होगा। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? एब जॉर्ज लेमेंटर, थॉमस गोल्ड, एलन सैंडेजा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एब जॉर्ज लेमेंटर, इन्होंने दिया था बिग बैंग सिद्धांत। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है इसको समझते हैं। उससे पहले एब जॉर्ज लेमेंटर कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, एब जॉर्ज लेमेंटर एक प्रोफेसर थे। कहाँ के थे? यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन। किसके प्रोफेसर थे? खगोलविद और फिजिक्स के, यानी कि एस्ट्रोलॉजी और फिजिक्स। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये 1894 में इनका जन्म हुआ था बेल्जियम में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी होता क्या है? वैसे इसके बारे में आपने सुना होगा, कई बार इसका जिक्र होता है। देखिए, बिग बैंग थ्योरी जो हमारा यूनिवर्स है इसके बारे में जानकारी देता है। इसके अनुसार देखिए, बिग बैंग थ्योरी क्या है। इस थ्योरी के अनुसार एब जॉर्ज लेमेंटर ने ये पता लगाया कि जो हमारा यूनिवर्स यानी कि जो ब्रह्मांड है उसका जन्म कैसे हुआ था? एक महाविस्फोट से हुआ था। और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो बिग बैंग थ्योरी है इसी के अकॉर्डिंग, जो ये विस्फोट हुआ था वो कितने साल पहले हुआ था, या फिर दूसरे शब्दों में इसको कहें तो जो यूनिवर्स है इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13.7 बिलियन साल पहले, यानी कि 13.7 अरब साल पहले इसका निर्माण हुआ था, या जो हमारा यूनिवर्स है इसका निर्माण हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। हो सकता है पूछा जाए कि यूनिवर्स का निर्माण कितने साल पहले हुआ बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार या थ्योरी के अनुसार? तो 13.7 अरब साल पहले हुआ। किसने किया दिया ये थ्योरी? एब जॉर्ज लेमेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द मैप प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय नासा टू कंफर्म बिग बैंग। तो जो अभी हमने क्वेश्चन देखा, जो ये बिग बैंग थ्योरी, इसकी पुष्टि के लिए या फिर इसको कंफर्म करने के लिए कि ये बिग बैंग थ्योरी कितनी सही है, इसको जांचने के लिए नासा ने एक परियोजना आरंभ की थी, मैप परियोजना। क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसका शुभारंभ कब किया गया था, यानी कि ये योजना कब आई थी, 1999 में, 2000 में, 2001 में या फिर 1996 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 2001 में ये परियोजना का शुरुआत की गई थी नासा द्वारा। किसके लिए की गई थी? बिग बैंग थ्योरी जो दी गई है उसकी पुष्टि के लिए। डेट मैं बता देता हूँ, 30 जून को ये शुरू हुआ था 2001 में। तो अगर कभी डेट आ जाए तो ये भी याद रखिएगा, 30 जून 2001 को। किसके नेतृत्व में, यानी किसका जो लीडर या फिर चीफ था वो कौन था इस योजना का? डेविड विल्किंसन। तो ये नाम भी याद रखिएगा, डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में मैप प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था नासा द्वारा बिग बैंग थ्योरी को जांचने के लिए या फिर इसकी पुष्टि के लिए। देखिए, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में समझा था कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसकी आयु कितनी है, 13.7 बिलियन पहले इसका निर्माण हुआ था। तो ये पता कब चला था? इसी प्रोजेक्ट के दौरान ये जो पुष्टि हुई थी, ब्रह्मांड की आयु कितनी है, कितने साल पहले इसका निर्माण हुआ था, इसी थ्योरी की पुष्टि इस मैप प्रोजेक्ट से हुई थी। कब हुई थी ये भी नोट कर लीजिए, 11 फरवरी 2013 को ये माना गया कि जो इसी दिन ये तय हुआ कि जो ब्रह्मांड की आयु है या फिर ब्रह्मांड का निर्माण है वो 13.7 बिलियन साल पहले हुआ था, 13.7 अरब साल पहले। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। तो ये बेसिक जानकारी है। अच्छा देखिए, इसमें एक और चीज़ पूछा जा सकता है, ये जो मैप है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो मैप का फुल फॉर्म है माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी, ANISO ट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी प्रोब, ये है इसका फुल फॉर्म। तो ये भी याद रखिएगा, जो मैप परियोजना है इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हु गेव द स्टडी स्टेट थ्योरी, स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी थी? वैसे इस थ्योरी को पूरी तरह से सही नहीं माना जाता है। तो किसने दी थी? एफ जॉर्ज लेमेंथन, थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी, एलन संडेजा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एलन संडेजा ने भी एक थ्योरी दी थी। कौन सी दी थी? दोलन का सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो ये भी याद रखिएगा। एफ जॉर्ज लेमेंथन ने क्या दी थी? बिग बैंग थ्योरी, जो कि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन है वो कर लिया है। देखिए, थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी ने दिया था स्टडी स्टेट थ्योरी। इसको हिंदी में कहते हैं, जो स्थिर अवस्था संकल्पना है वो दी थी। इसके अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड है, ये जो सिद्धांत है ये प्रमाण देता था कि जो ब्रह्मांड है इसका ना कोई शुरुआत है ना ही अंत है, जो कि गलत माना गया। ये जो थ्योरी है वो गलत मानी गई थी। तो किसने दिया था वो आपको मालूम होना चाहिए, थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी। एलन संडेजा ने क्या दिया था? दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। अच्छा, एक और सिद्धांत है जो दिया गया था यूनिवर्स के संबंध में, वो है आपका स्फीति सिद्धांत, यानी कि इन्फ्लेशनरी थ्योरी, इनफ्लेशनरी थ्योरी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये चार जो थ्योरीज है वो यूनिवर्स के रिगार्डिंग है, यानी कि यूनिवर्स का जो निर्माण है वो कैसे हुआ इसके रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द यूनिवर्स? ब्रह्मांड का जो व्यास है वो कितना है? जो व्यास है वो कितना है ये पूछा गया है ब्रह्मांड का। तो कितना है? पहला ऑप्शन है 10⁸ लाइट ईयर्स, 1.4 इंटू 10⁷ लाइट ईयर्स, 10⁶ लाइट ईयर्स या फिर 7 इंटू 10⁵ लाइट ईयर्स। तो ये कितना है? 10⁸ ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, 10⁸ लाइट ईयर। अच्छा, एक लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है किलोमीटर में बात करें तो ये होता है आपका, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं, 9.461। ये मालूम होना चाहिए आपको, 10⁻12 किलोमीटर। 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है डिस्टेंस, अगर किलोमीटर की बात करें तो। और जो यूनिवर्स का डायमीटर है वो कितना है? 10⁸ इंटू
9.461 इंटू 10⁻12। तो सोचिए कितना विशाल है ये यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड का व्यास बस आपको याद रखना है 10⁸ लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू द गैलेक्सी, यानी कि जो आकाश गंगा है उसकी सबसे नज़दीकी गैलेक्सी या फिर जो मंदाकिनी है, इसको क्या नाम दिया गया है? पिनव्हील, ड्वार्क, एंडोरमेडा या फिर नन ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो जो हमारी आकाश गंगा है इसके सबसे नज़दीकी मंदाकिनी जो है वो कौन सी है? एंडोरमेडा, ये नाम दिया गया है एंडोरमेडा। वैसे ये सारे जो हैं नाम है आपके आकाश गंगा के मंदाकिनियों के, लेकिन जो सबसे नज़दीक की गैलेक्सी है वो है एंडोरमेडा, तो याद रखिएगा, या फिर मंदाकिनी, इसे क्या कहते हैं? एंडोरमेडा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस सन कॉल्ड कोर, यानी कि जो कोर है, यानी जो सूर्य के सबसे बीच का पार्ट है, जैसे अर्थ में भी एक कोर है वैसे ही सूर्य का जो कोर है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 10⁸ डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड, 10⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 7 इंटू 10⁻5 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना है? तो ये है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। इसका जो कोर होता है, सन का जो कोर है उसका टेम्परेचर है ये 1.10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। अच्छा देखिए, जो बाहरी सरफेस है या जो बाहरी सतह है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसका टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये भी याद रखिएगा, जो सूर्य की बाहरी सतह है इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अच्छा देखिए, सूर्य की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें हैं जिनका पता चला है? तो देखिए इसमें 71% क्या है? हाइड्रोजन। इसके अलावा 26.5% क्या है इसमें? हीलियम। और जो बाकी के बचे हुए हैं वो अन्य गैसें हैं या फिर एलिमेंट्स हैं, जो कि 2.5% है। तो इसको याद रखिएगा, हीलियम कितना है, हाइड्रोजन कितना है, और बाकी जो अन्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्रैग कॉन्फ्रेंस 2006 ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन या फिर यूनियन, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू, यानी कि जो सोलर सिस्टम में मौजूद पिंड है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ प्राक सम्मेलन 2006 हुआ था इसके बाद ये पूछा गया है। तो ये कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2, 5, 4 या फिर 3? तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया। जो मौजूद पिंड है सौर मंडल में, चाहे वो ग्रह हो या पिंड, कोई भी तरह की जो पिंड है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहली चीज़, जो पहला कैटेगरी बनाया गया वो है परंपरागत ग्रह, जिसमें आपका जो भी ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। कितने हैं टोटल? 8 हो गए ग्रह जो हैं आपके, 8 हो गए। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी बनाई थी वो है बौने ग्रह। बौने ग्रह में किस किस को रखा गया? पहला है आपका प्लूटो, दूसरा है चेरॉन, तीसरा है सेरस, और उसके बाद 2003 यूबी 313। तो इन 4 जो ग्रह हैं जिन्हें बौने ग्रह की कैटेगरी में रखा गया था। नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए कि जो बौने ग्रह हैं इसकी कैटेगरी में कौन कौन से हैं या फिर कितने ग्रह हैं। तो 4 हैं, प्लूटो, चेरॉन, सेरस, 2003 यूबी 313, ये नाम है ग्रह का। ठीक, जो 4th नंबर पर है 2003 यूबी 213, ये नाम है। तो ये 4 ग्रह जो हैं बौने ग्रह की कैटेगरी में रखे गए थे। इसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी बनाई थी वो है आपका लघु सौर मंडलीय पिंड, जिसमें धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे खगोलीय पिंड, उपग्रह जैसे चंद्रमा वगैरह हो गया, तो
इन चीज़ों को रखा गया था लघु सौर मंडलीय पिंड, तीसरे कैटेगरी में। तो आप समझ गए, जो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ प्राग सम्मेलन 2003 हुआ था, इसमें ही ये चीज़ें कैटेगराइज की गई थी, इसको बनाया गया था। अच्छा देखिए, ये जो सम्मेलन है इसको शॉर्ट में कहते हैं IAU। तो शॉर्ट में अगर कभी पूछा जाए तो ये समझ जाइएगा, IAU कहते हैं इसे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये जो सम्मेलन है वो 2006 का है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है, आपने सुना होगा जो ग्रह हैं वो 9 होते हैं, लेकिन 2006 से ये चीज़ चेंज हो चुका है, तो ये भी याद रखिएगा। 2006 के बाद ये जो सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन के बाद ये तय किया गया कि जो प्लूटो है, पहले इसे ग्रह माना जाता था, टोटल 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन इसके बाद प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर किस में रख दिया गया था, बौने ग्रह की श्रेणी में, जो कि अभी हमने पढ़ा था। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड इसरो लॉन्च मंगलयान। सभी ने ये क्वेश्चन सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में, मंगलयान के बारे में। तो इसरो ने मंगलयान कब प्रक्षेपित किया? आई थिंक इसका आंसर भी आप सभी को मालूम होगा, 2013 में, 2014 में, 2015 में या फिर 16 में। तो 2013 में इसरो ने मंगलयान प्रक्षेपित किया था। लॉन्च पूछा गया, 2013 में ये किया गया था। अब देखिए कब किया गया था, 5 नवंबर, ये भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 5 नवंबर 2013 में ये प्रक्षेपित किया गया था मंगलयान। मंगलयान का जो मिशन है वो, उसका नाम क्या रखा गया था, मार्स ऑर्बिट मिशन, शॉर्ट में इसे कहते हैं मॉम। तो अगर कभी पूछा जाए तो ये मालूम होना चाहिए, मॉम जो है इसका मिशन नेम था, यानी कि जो मिशन का नाम है वो था मॉम। कहाँ से लॉन्च किया गया अगर ये पूछा जाए तो ये कहाँ से किया गया था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था। अब देखिए श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो ये प्रक्षेपण यान है, जिससे जो उपग्रह वगैरह प्रक्षेपित किए जाते हैं, वो कौन सा ऐसा उपग्रह था, माफ़ कीजिएगा, जो प्रक्षेपण यान है वो कौन सा था जिससे मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। मंगलयान को PSLV C-25 इस प्रक्षेपण यान या फिर लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा इसरो की बात करें तो इसरो के बारे में सभी जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसके अभी चीफ कौन है, K-Sivan, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इससे पहले कितने ऐसे एजेंसीज हैं जिन्होंने ये जो अचीवमेंट है वो हासिल की है? तो देखिए, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा दूसरे नंबर पर, और तीसरा है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, और चौथे नंबर पर भारत है। और भारत ने पहले इस प्रयास में इसको सफल किया था, इस मिशन को सफल किया था, और जो कॉस्ट थी इस मिशन की वो काफ़ी कम थी। तो एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मंगलयान के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या, 2013 में मंगलयान प्रक्षेपित किया गया था, 5 नवंबर 2013। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो विषुवतीय व्यास है वो कितना है। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। विषुवतीय मतलब होता है, जो इक्वेटर आपने सुना होगा 0 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, और ध्रुवीय क्या होता है, जो पोल्स हैं वो ये होता है। तो इसकी दूरी पूछी गई है यहाँ पर, जो विषुवतीय दूरी है, या फिर जिसे डायमीटर पूछा गया। तो डायमीटर कितना है, ये जो दूरी है, जैसे वृत्त होता है उसका जो व्यास है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, उसी तरह से पृथ्वी में विषुवतीय व्यास है वो कितना है, 12,756 किलोमीटर, 5,180 किलोमीटर, 14,201 किलोमीटर, या फिर 31,125 किलोमीटर। तो ये कितना है, 12,756 किलोमीटर। देखिए, पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी याद रखिएगा। और ये अपने अक्ष पर, यानी जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री, ये जो एक्सिस है कितने डिग्री झुका हुआ है, सभी को मालूम होगा, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसके बाद एक और चीज़ है इसमें, देखिए विषुवतीय व्यास की बात करें तो ये 12,756 किलोमीटर है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है, तो ये थोड़ा कम है विषुवतीय व्यास से। आपने सुना होगा जो पृथ्वी का जो आकार है वो थोड़ा सा संतरे के आकार का है, जो थोड़ा सा यहाँ से कम है, कुछ इस तरह का आकार है। ठीक, पूरी तरह से गोल नहीं है, कहने का मतलब ये है।
तो ये कितना है, ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714 किलोमीटर, और जो विषुवतीय व्यास है या फिर इक्वेटोरियल डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि जो घूर्णन गति है अपने अक्ष पर पृथ्वी की वो कितनी है। 2013 किलोमीटर प्रति घंटा, 1742 किलोमीटर प्रति घंटा, 1542 या फिर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति घंटे के हिसाब से कितनी स्पीड है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। तो याद रखिएगा, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसमें दो तीन चीज़ें। सबसे पहले अर्थ की बात करें तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि अपने एक्सिस पर कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पर। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 23.5 डिग्री पर ये झुका हुआ है। वैसे आपको ये मालूम होगा, आपने पहले से भी ये चीज़ पढ़ी है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि जो एक दिन में पूरा समय कवर होता है, एक राउंड में, माफ़ कीजिएगा, एक राउंड में जो कवर होता है समय, वो कितना होता है, तो ये होता है आपका 23 घंटे 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड। पूरी 24 घंटे का समय नहीं लगता एक राउंड कंप्लीट करने में, सिर्फ कितना लगता है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। और इसे दैनिक गति भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें अगला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने में समय लगता है पृथ्वी द्वारा वो कितना है। सबसे पहले एक चीज़ और, जो सूर्य है और जो ग्रह हैं, सूर्य कहाँ पर रहता है, सेंटर में रहता है, और जो पाथ है, ग्रहों का जो पाथ है वो किस तरह का है, दीर्घ वृत्ताकार, इंग्लिश में जैसे कहते हैं एलिप्टिकल। तो ये दीर्घ वृत्ताकार, देखिए मान लीजिए ये सूर्य है और कुछ इस तरह से ग्रह जो हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं सूर्य के। और पृथ्वी की बात करें तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकेंड। लगभग मान के चलिए 365 दिन और 6 घंटे का समय इसमें लगता है। अब एक चीज़ आपने सुना होगा, लीप ईयर। तो ये लीप ईयर कैसे आता है, इस चीज़ से ये समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जो सौर वर्ष है वो क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगाया गया समय, इसे कहते हैं सौर वर्ष, जो कि अभी मैंने बता दिया कितना है, 365 दिन 6 घंटे का। ये जो एक्स्ट्रा 6 घंटे हैं उसको एडजस्ट करने के लिए जो नॉर्मल कैलेंडर वर्ष है, या जो नॉर्मल कैलेंडर में 365 दिन होते हैं, वो लीप ईयर के माध्यम से कितने दिन हो जाता है, 66 दिन। कैसे, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है। तो आप समझ गए होंगे कैसे होता है ये, क्योंकि जो सौर वर्ष है या फिर जो परिक्रमा करने में पृथ्वी का समय लगता है वो 6 घंटे एक्स्ट्रा लगता है, 365 दिन, 6 घंटे कैलेंडर वर्ष में 365 दिन रहता है। इस 6 घंटे को एडजस्ट करने के लिए जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो लीप ईयर के रूप में हर 4 साल में ऐड हो जाता है। 6 चौको 24, यानी कि जो 24 घंटा है वो ऐड हो जाता है हर 4 साल में, इसीलिए इसे कहते हैं लीप ईयर। और वो जो साल होता है वो 366 दिन का हो जाता है, क्योंकि फरवरी जो है उस दिन 29 दिन की हो जाती है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है वो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिग्रीज डज द अर्थ एक्सिस मेक रिलेटिव टू इट्स ऑर्बिट। देखिए इससे पहले जो मैंने बताया था, जो 23.5 डिग्री पर झुका होता है वो अपने अक्ष पर झुका होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के सापेक्ष कितने डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम आपको बताता हूँ। ये है आपका, ये है पूरी कक्षा, ये जो है ऑर्बिट है, इसके सापेक्ष जो अर्थ है उसका जो एक्सिस है वो जो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये पूछा गया है। ठीक, ये रहा कुछ इस तरह से, और ये मान लीजिए 23.5 डिग्री पर झुका हुआ अक्ष है पृथ्वी का, और ये है आपका ऑर्बिट। इसके सापेक्ष ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितना बनाता है, सीधे माइनस कर दीजिए 23.15 को जो एक्सिस पर झुका हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो गया, 66.5। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वैसे 90 डिग्री का होता अगर
अपने एक्स पर झुका नहीं होता पृथ्वी, तो इस तरह से होता ना। पर 23 डिग्री चूंकि झुका हुआ है तो इसको माइनस कर दीजिए 90 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टार इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ ऑफ आफ्टर द सन, यानी कि सूर्य के बाद ऐसा कौन सा तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है। सूर्य पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कौन है ये पूछा गया। सीरियस, रिगेल, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बेलाट्रिक्स, ये सारे तारों के नाम हैं। इनमें से ऐसा कौन सा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है सूरज के बाद, सूर्य के बाद कौन सा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात करें तो ये क्रिस ग्रुप का स्टार है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अल्फा सेंचुरी ग्रुप का स्टार है। कितनी दूरी है इसकी, 4.22 लाइट ईयर पृथ्वी से। ठीक, तो ये भी याद रखिए, पृथ्वी से अगर दूरी है, कभी पूछ लिया जाएगी जो पृथ्वी का दूसरे नंबर पर निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है, तो 4.22 प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द साइंस दैट स्टडीज द सरफेस ऑफ द मून एंड इट्स इंटरनल स्टेट। जो चंद्रमा का सतह है उसकी जो जांच की जाती है, जिसकी इसकी जो स्टडी की जाती है या जो इसकी आंतरिक स्थिति, इसका जो अध्ययन किया जाता है, उस साइंस को क्या कहते हैं। उसकी स्टडी जिसके तहत की जाती है उसको क्या कहते हैं। सेलेनोलॉजी, लिथोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या फिर हेलियोलॉजी। तो ये कहा जाता है सेलेनोलॉजी। ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अच्छा, हेलियोलॉजी की बात करें तो जो सूरज का अध्ययन है, सूर्य का अध्ययन है, वो इसके तहत किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है। जो हाईएस्ट माउंटेन है साउथ पोल में मून के, उस पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम क्या है। एकोनकेगुआ, टेनाली, लिबनिट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है लिबनिट्स। तो ये याद रखिएगा, ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनिट्स माउंटेन। इसकी ऊंचाई अगर कभी पूछ लिया जाए तो मीटर में सबसे पहले नोट कर लीजिए, 10,668 मीटर है। अगर फुट में पूछ लिया जाए तो ये माफ़ कीजिएगा 35,000 फीट है, जो कि सबसे उच्चतम दक्षिणी पोल पर स्थित पर्वत है। क्या नाम है, लिबनिट्स। ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को, 90 डिग्री को देशांतर को, 182 डिग्री देशांतर को, या फिर 88 डिग्री देशांतर को। अच्छा, देशांतर क्या होता है। देशांतर होता है जो खड़ी लाइंस होती हैं मैप में या फिर ग्लोब में, और जो लेटी हुई लाइंस है वो है अक्षांश। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस नाम से जाना जाता है, 180 डिग्री देशांतर। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक रहता है, यानी कि जो सबसे कम दूरी पर रहता है पृथ्वी सूर्य के, वो कौन सा दिन है। 11 अगस्त, 5 फरवरी, 4 जुलाई, 3 जनवरी। तो कौन सा दिन है, 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक रहता है। देखिए अभी मैंने बताया था जो पाथ है, रोटेटिंग पाथ जो है चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, वो किस तरह का है, दीर्घ वृत्ताकार एलिप्स बनाता है एक तरह से। ठीक, तो इस तरह से घूमता हुआ पृथ्वी के चक्कर लगाता है, माफ़ कीजिएगा सूर्य के चक्कर लगाता है पृथ्वी, या कोई भी ग्रह जो है इसी पाथ पर चक्कर लगाता है। तो इसमें जो सबसे नज़दीक जब माफ़ कीजिएगा पृथ्वी जो रहता है सूर्य के सबसे नज़दीक, वो कब रहता है, 3 जनवरी को। इसे कहते क्या है, अगर कभी पूछ लिया जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक पृथ्वी के होने के समय को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं उपसौर। इंग्लिश में इसे कहते हैं पेरीहीलियन। तो ये ना याद रखिएगा, पेरीहीलियन मतलब जब सूर्य से सबसे नज़दीक होता है पृथ्वी, सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, पेरीहीलियम। इसी तरह से एपहीलियम भी होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अपसौर।
पहला है उपसौर, दूसरा है अपसौर। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, पेरिहीलियन की बात करें तो जब ये सबसे नज़दीक होता है तो उसका डिस्टेंस कितना रहता है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। इसी तरह से अपसौर यानी कि एपहीलियम की बात करें तो 4 जुलाई को सबसे दूर रहता है, यानी कि यहाँ कहीं पर रहता है पृथ्वी, और 3 जनवरी को यहाँ पर, यानी कि सबसे नज़दीक। तो अच्छा, अपसौर की बात करें, एपहेलियन की बात करें तो 4 जुलाई को ये होता है, और इसकी दूरी कितनी होती है सूर्य से इस समय, 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है हाउ मेनी डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर इज, यानी कि जो इक्वेटर है, जो विषुवत है, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ लिया है। विषुवत क्या होता है, 0 डिग्री, इक्वेटर जिसे कहते हैं। ये डिवाइड करता है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में। ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला हिस्सा ये है दक्षिणी गोलार्ध। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 0 डिग्री इक्वेटर के कितने रीजन में, कितने डिग्री तक जो ट्रॉपिक रीजन है, जिसे कहते हैं उष्ण कटिबंध, जहाँ पर वर्षा सिर्फ 2 बार होती है वर्ष में, और यहाँ का जो वेदर है वो बहुत गर्म होता है। तो ये जो ट्रॉपिकल जोन है वो विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में, ये जो रीजन है, इसके ऊपर का जो रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन आता है, यानी कि उष्ण कटिबंध। तो याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा है उपोष्ण कटिबंध, यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन। 30 डिग्री से 45 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो आता है सब ट्रॉपिकल जोन। इसके बाद होता है शीतोष्ण कटिबंध, इसका मतलब जहाँ पर जो तापमान है वो कम रहता है, और ये आता है आपका 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों में। जो गोलार्ध मैंने बताया, यहाँ 66 डिग्री कहीं पर, और इसके ऊपर का जो रीजन है वो रहता है आपका शीतोष्ण कटिबंध। ध्रुवीय क्या होता है, पोल्स जो होता है वो क्या है, वो कहाँ पर है, 66 से लेकर 90 डिग्री के मध्य, यानी कि बिल्कुल पोल्स जो है यहाँ कहीं पर है। देखा होगा आपने अंटार्कटिका वगैरह, तो ये कहाँ है, ध्रुवीय कटिबंध के इलाके हैं जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमा रहती है। तो आप समझ गए होंगे। तो राइट आंसर क्या है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, 30 डिग्री क्षेत्र जो है वो आता है आपका विषुवत रेखा से ऊपर और नीचे, यानी कि उत्तर और दक्षिण में इतना पार्ट कवर करता है ट्रॉपिकल रीजन उष्ण कटिबंध। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सभी के साथ इसको शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल पाए। और जो प्रिपरेशन है आप उसको बना के रखिए, इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपके समय समय पर आते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।